हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2024 के क्वेश्चंस। फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे या बहुत हम इजी भी नहीं कह सकते। स्टैंडर्ड पेपर था, मॉडरेट क्वेश्चंस थे, लेकिन अब डिपेंड कर रहा है कि सिस्टमेटिक प्रिपरेशन अगर होगी तो क्वेश्चन पेपर मॉडरेट लगेगा। अगर जंप करते रहोगे तो कभी पेपर इजी लगेगा, कभी टफ लगेगा। तो हम क्वेश्चनों को सॉल्व भी जो करेंगे वो सिस्टमेटिक पैटर्न से करेंगे। सिस्टमेटिक पैटर्न में हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, सारे क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में सॉल्व ना भी कर सको, लेकिन जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो सही सॉल्व करोगे। यानी अगर 50% क्वेश्चन भी तुमने सही सॉल्व किए तो 50% क्वेश्चन के ही मार्क्स आएंगे। हो सकता है तुम जल्दीबाजी में 70% क्वेश्चन सॉल्व करो और उसमें 50% रॉन्ग कर दो, तो तुम्हारे क्वेश्चन के पेपर में स्कोर वैसे ही लो हो जाएगा। तो हम पेपर को सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे, ना कि जंप करते हुए या किसी ट्रिकी मेथड से। सो लेट अस नाउ सी द क्वेश्चंस। अब सेक्शन 1 में यहाँ 4 क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को देख ले पहले। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये? A dimensionless quantity is constructed in terms of electronic charge E, permittivity of free space epsilon naught, Planck's constant h and speed of light c. If the dimensionless quantity is written as e to the power alpha epsilon naught to the power beta h to the power gamma and c to the power delta and n is a non-zero integer, then alpha beta gamma delta is given by. तो सबसे पहले तो देख लें कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है E, उसका डायमेंशन अगर देखें तो हमें ये पता है दिस इज 80। नेक्स्ट हमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस चाहिए। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए कूलम्स लॉ से हमें मालूम है F इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। Q1 Q2 है। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट के डायरेक्टली डायमेंशन की बात करें तो इट इज़ डायमेंशन ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ एफ एंड डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर। प्लैंक हाइपोथेसिस से हमें मालूम है कि एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू है। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन अपॉन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर होगा। और c स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट है तो दैट इज एल टी टू द पावर -1, ये इसका डायमेंशन है। तो इनको अगर हम पुट कर दें, इस डायमेंशनलेस क्वांटिटी को अगर मैं a कहूँ तो a इज इक्वल टू E यानी AT टू द पावर अल्फा एप्सिलॉन नॉट, फोर्स का डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन, इन सब को हम पुट कर दें तो पहले चार्ज का डायमेंशन दैट इज a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फोर्स का डायमेंशन ml t टू द पावर -2, रेडियस या डिस्टेंस का डायमेंशन उसका स्क्वायर l स्क्वायर टू द पावर बीटा, प्लैंक्स कांस्टेंट a एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर t टू द पावर -2, फ्रीक्वेंसी यानी टाइम पीरियड का इन्वर्स तो t टू द पावर -1 ये गामा, और c के लिए हम लिखें l t टू द पावर -1 टू द पावर डेल्टा। तो इससे हम यहाँ पर लिख सकते हैं मास, लेंथ, टाइम और एम्पियर करंट के डायमेंशन को अगर हम अलग करें m टू द पावर -बीटा प्लस गामा l टू द पावर, यहाँ से एक क्यूब है तो ये -3 बीटा, यहाँ से स्क्वायर है तो +2 गामा और यहाँ से प्लस डेल्टा, और t टू द पावर यहाँ से अल्फ़ा, यहाँ से t टू द पावर 4 है तो +4 बीटा, यहाँ से t टू द पावर -1 बचा है तो t माइनस गामा और यहाँ से माइनस डेल्टा, और साथ में अब करंट एम्पियर जो है इसका पावर है अल्फ़ा और यहाँ से +2 बीटा। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी अगर है तो ये सारे पावर जो होंगे वो ज़ीरो के इक्वल होंगे। तो यहाँ से -बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू गामा, ये एक रिलेशन। दूसरा यहाँ से -3 बीटा +2 गामा
प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0 और बीटा और गामा चूँकि इक्वल हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस बीटा इज इक्वल प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा, ये सेकेंड एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें अल्फ़ा प्लस 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0, यहाँ पर गामा की वैल्यू बीटा के बराबर है और डेल्टा की वैल्यू भी बीटा के बराबर है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा, और यहाँ से अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0, उससे भी यही सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो हमें ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा के बीच में रिलेशन पता है। अब यहाँ पर देखें बीटा गामा और डेल्टा ये तीनों क्वांटिटी इक्वल है और अल्फ़ा जो है वो साइन में अपोजिट है और डबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन सब देख लें कि कहाँ पर ऐसी सिचुएशन है। यहाँ पर बाकी सिचुएशन देखें, यहाँ बीटा गामा डेल्टा इक्वल होने चाहिए, ये नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ओनली वन ऑप्शन इज देयर वेयर अल्फा इज ट्वाइस ऑफ द अदर वन एंड साइन इज अपोजिट, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। तो अपना ये क्वेश्चन जो है ये यूनिट्स एंड डायमेंशन पे बेस्ड है। यूनिट्स एंड डायमेंशन के दो जो फॉर्मूले हैं उस पे बेस्ड है, तो फॉर्मूला बेस्ड है, तो यस तो ये 0 फार्मूला बेस्ड है। बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर, 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट है और मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो 2 चैप्टर पे बेस्ड है। ऑप्शन मिसलीडिंग है या नहीं इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन में कोई ऐसा कन्फ्यूजन है नहीं, तो ऑप्शन मिसलीडिंग नहीं है। लॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो लॉन्ग सॉल्यूशन इसमें नहीं है। सिंगल चॉइस टाइप के क्वेश्चन है, तो और ट्रिकी क्वेश्चन, ये ट्रिकी भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है, तो ये ट्रिकी भी नहीं है। तो ओवरऑल इसका स्कोर जो है वो 3 है, यानी ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में है, तो इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एन इनफाइनाइटली लॉन्ग wire located on the z axis carries a current I along the positive z direction and produces the magnetic field B. The magnitude of line integral B dot dl along the straight line from the point minus root 3 a comma 0 to a comma 0 is given by mu naught is the magnetic permeability of free space दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम सारे पॉइंट्स वगैरह को लोकेट कर लें और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट दी हुई है वो देख ले। पॉजिटिव z डायरेक्शन में करंट है, ये x और y एक्सिस है। यहाँ जो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन जिस रीजन के अंदर है वह है माइनस रूट 3 a कॉमा a और a कॉमा a के बिटवीन। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमें ये लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट माइनस रूट 3 a है, y कोऑर्डिनेट a है, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। इसी तरह से इधर की अगर बात करें तो ये 45 है, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है ये माइनस 60 डिग्री से 45 डिग्री के अंदर वेरी कर रहा है। अब यहाँ पर हम एक जनरल पॉइंट ले लें थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम थीटा पर, तो यहाँ पर थीटा पर हम एक पॉइंट ले लें, dl लेंथ का एलिमेंट ले लें, तो dl एलिमेंट जो है वो dx i कैप के बराबर है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये r रेडियस वेक्टर है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर होगी, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक फील्ड है B। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये लाइन के साथ B का एंगल जो है ये थीटा एंगल है। स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, जहाँ पर
आर की जो वैल्यू है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के बराबर है, या आर के मैग्नीट्यूड की बात अगर करते हैं तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पर यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स है, देख सकते हैं वो ए के बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर, ये आर की वैल्यू है। तो इस लाइन के अलोंग अगर हम वैल्यूज देखें तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल अगर हम लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, डॉट और यहाँ पर डी एल जो है वो डी एक्स आई कैप है, तो आई डॉट आई 1 हो गया है। तो यहाँ से जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं उन्हें बाहर कर दें, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई 1/r, और यहाँ पर x की जो वैल्यू है दैट इज a/r के बराबर है इनटू dx। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन dx अपॉन r स्क्वायर के बराबर है, और r स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, तो इसे हम अगर पुट कर दें म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से अगर इंटीग्रेट करते हैं x की वैल्यू को अगर हम a से थीटा पुट कर देते हैं तो यहाँ से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 1/a tan इनवर्स x बाई a के बराबर है, और x की वैल्यू जो है वो -√3a से लेकर प्लस a के बिटवीन वेरी कर रही है। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ एक a भी है तो ये a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a पुट करते हैं तो ये tan इनवर्स 1 होगा माइनस tan इनवर्स -√3 होगा। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो b डॉट डी एल की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पर देखें कि जो tan इनवर्स 1 है यानी 45 डिग्री है यानी π/4 है, ये tan ऑफ माइनस थीटा माइनस हो जाएगा तो ये प्लस, और tan√3 की वैल्यू जो है tan इनवर्स √3 जो है वो 60 डिग्री पर है यानी π/3 है, तो उसे अगर हम पुट कर देते हैं तो ये π/4 प्लस π/3 है, पाई तो कॉमन है कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2, और ये क्वांटिटी 7/12 है, सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 7 म्यू नॉट आई बाई 24 के बराबर है। अब ऑप्शन देख लें हम, 7 म्यू नॉट आई बाई 24 यानी अपना पहला ऑप्शन जो है ये सही है। ये क्वेश्चन अपना मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, मैग्नेटिज्म पे डायरेक्ट थ्योरी या फॉर्मूला नहीं है, उसको थोड़ा हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, नॉट वेरी इजी, तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं है। एक ही चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है और किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सिंगल चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शंस मिसलीडिंग नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन से जो आएगा उसमें ऑप्शन में फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, तो मिसलीडिंग भी ये नहीं है। बहुत लॉन्ग सॉल्यूशन नहीं है लेकिन बहुत सिंपल सॉल्यूशन भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का सॉल्यूशन है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन का तो सॉल्यूशन नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे थोड़ा चूँकि कैलकुलेशन करना पड़ा है तो थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन ज़रूर है। मोर देन वन ऑप्शन नहीं है, सिंगल ऑप्शन टाइप है, तो मोर देन वन ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत इजी नहीं है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, तो इजी भी नहीं है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, तो इसके लिए हम इसे 0 स्कोर दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसका ओवरऑल जो स्कोर है वो 5 आ रहा है, ये मॉडरेट लेवल की कैटेगरी में आ रहा है, थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल में, तो ये इस क्वेश्चन की एनालिसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 beads each with charge Q and mass M
are on a horizontal frictionless non-conducting circular hoop of radius r. One of the beads is glued to the hoop and at some point while the other one performs small oscillation about its equilibrium position along the hoop. The square of the angular frequency of the small oscillation is given by. तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, नॉन कंडक्टिंग हुप है और जिसमें दो बीड है, एक बीड फिक्स है, ग्लूड है, अदर बीड जो है वो फ्री टू मूव है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और वो उन बीड्स पर चार्ज है. तो बीड्स पर जो फोर्स लग रहा है वो बीड्स के चार्ज की वजह से कूलम रिपल्शन है और जो हुप है वहाँ पर जो बीड मूवेबल है वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है. चूँकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो यहाँ पर ग्रेविटी का रोल इनके मूवमेंट में नहीं है. तो पहले हम फिगर बना लें इसका. मान ले एक बीड यहाँ पर फिक्स है, डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट है यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कूलम रिपल्शन और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बैलेंस आउट करेगा. ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है. यहाँ पर ध्यान रहे वेट का कोई रोल नहीं है. हम इस बीड को, ये जो ऑसिलेटिंग बीड है इसको डिस्प्लेस करते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं जिससे कि ये सेंटर पे जो है ये थीटा एंगल फॉर्म करता है. सेंटर पे थीटा एंगल फॉर्म करता है तो ये वाले जो इंटीरियर जो एंगल है वो हाफ ऑफ द एक्सटीरियर एंगल होगा, ये थीटा बाई 2 है. यहाँ पर अब इनकी चार्ज की वजह से एक कूलम रिपल्शन है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको F कह दें. F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है. यहाँ पर r कितना वो भी देख लें. यहाँ सेंटर से बीट तक की जो डिस्टेंस है वो r है तो यहाँ की ये r cos थीटा बाई 2 है. तो टोटल जो है दैट इज 2r cos थीटा बाई 2, ये स्मॉल r के बराबर है. अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर. तो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा और दूसरी कंपोनेंट की वजह से इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा. तो ये एंगल थीटा बाई 2 है तो F cos थीटा बाई 2 तो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा और ये जो टेंजेंशियल फोर्स है F sin थीटा बाई 2 यही इसको ऑसिलेट कराएगा, यही रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा. तो यहाँ पर अगर हम इसके एक्सेलरेशन को लिखें ma इज इक्वल टू माइनस ऑफ F sin थीटा बाई 2. माइनस किस लिए? क्योंकि ये रेस्टोरिंग फोर्स है, टुवर्ड्स द सेंटर है. तो यहाँ से हम a को लिखें a इज इक्वल टू माइनस ऑफ F बाई m और स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं थीटा बाई 2. तो अब F की वैल्यू क्यू स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर m इंटू थीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r स्क्वायर. r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2r cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2. अब स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए cos स्क्वायर थीटा cos थीटा बाई 2 को हम 1 लिख सकते हैं. तो इस क्वांटिटी को हम 1 लिखकर एलिमिनेट कर दें. सो दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर है यानी 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32. तो 32 पाई एप्सिलॉन नॉट m r स्क्वायर इंटू थीटा है. ये एक ही वैल्यू है. अब हमें फाइंड आउट करना है इसकी फ्रीक्वेंसी. तो थीटा जो है, थीटा को हम यहाँ से यूँ भी लिख सकते हैं x बाई आर के बराबर. यहाँ पर थीटा, इस क्वांटिटी को हम x लिखें तो थीटा को हम लिख सकते हैं x बाई आर. तो थीटा को यहाँ से हटा दें, x बाई आर लिख दें. तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर
इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब के बराबर आएगी। तो अब ऑप्शंस देख ले क्या है। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, तो अपना ये बी ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट से है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी है, तो इसको हम डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट भी चाहिए, तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। मोर देन 1 चैप्टर के कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं, 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। मिसलीडिंग ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस डायरेक्ट है, तो जो कैलकुलेशन से आएगा वैसी तरह के ऑप्शन है। तो और थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन है, नॉट वेरी इजी, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल भी है, तो इसके लिए इसका स्कोर जो है वो 1 है। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन 1 नहीं है, तो सिंगल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। थोड़ा ट्रिकी है, डिफ़िकल्ट है, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही ये है। तो ओवरऑल इसका जो स्कोर आ रहा है 6, 7, 8 का स्कोर है, ये हम डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m, a mass 5 kg moves on the x direction subject to a force F equal to minus 20x plus 10 Newton with the value of x in meter. At t equal to 0 second, it is at rest at position x equal to 1. x equal to 1 रेस्ट की पोजीशन है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन है। द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल टू π/4 सेकेंड इज। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम इसका मीन पोजीशन फाइंड आउट कर लें। मीन पोजीशन यानी जहाँ पर f इक्वल टू नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 दैट इज -20x प्लस 10, तो x इज इक्वल टू 10/20, यानी हाफ मीटर इसका मीन पोजीशन है और 1 मीटर इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। दैट मीन्स मीन पोजीशन इसका हाफ मीटर है, एक्सट्रीम पोजीशन 1 मीटर है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है इसका दैट इज हाफ मीटर इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है। तो π/4 सेकेंड में अब यहाँ इसके टाइम पीरियड हम फाइंड आउट कर ले। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, अगर हम लिखें F इक्वल टू एम ए लिख दें, तो A इज इक्वल टू -20/mx प्लस 10/m है। तो यहाँ पर m की वैल्यू गिवन है 5 kg, तो m की वैल्यू 5 kg है। इसे अगर हम पुट कर दें तो A इज इक्वल टू -4x प्लस 2 है। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर दैट इज 4 है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। तो मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जो होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, दैट इज इक्वल टू a ओमेगा। a की वैल्यू हाफ है और ओमेगा की वैल्यू 2 है, तो हाफ इंटू 2 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। तो मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, मोमेंटम जो है P दैट इज इक्वल टू m इंटू वी, मास गिवन है 5 kg और स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, तो 5 kg मीटर पर सेकेंड। नाउ यू नीड टू बी केयरफुल कि ये पार्टिकल जो है t इक्वल टू π/4 सेकेंड में ये कहाँ पर है, ये t है क्या, वो पहले तो देख लें। t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो दिस इज इक्वल टू पाई सेकेंड। पाई सेकेंड इसकी टाइम पीरियड है, तो π/4 यानी 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड है। तो टाइम जो है वो t/4 है। ये t इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पे था और π/4 पे ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है। तो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, तो मीन पोजीशन के सिचुएशन में मैक्सिमम वेलोसिटी है और उसका मोमेंटम 5 kg पर मीटर पर सेकेंड है। और चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मोमेंटम नेगेटिव होगा। यहाँ नेगेटिव मोमेंटम जो है उसका एक ही ऑप्शन है, वो सी ऑप्शन है, और सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन
डायरेक्ट थ्योरी तो नहीं है, यहाँ पर एसएचएम का कॉन्सेप्ट लग रहा है और इक्वेशंस जो गिवन है उसको एनालाइज करके यूज़ करना है, तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड नहीं है। मोर देन वन ऑप्शन नहीं है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। और मिसलीडिंग ऑप्शन भी नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन है, तो दिस इज़ नॉट मिसलीडिंग। हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में ये सिंपल है। मोर देन वन ऑप्शन नहीं है, सिंगल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। और ट्रिकी नहीं है, डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ कैलकुलेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है, तो इसका भी स्कोर 0 ही है। तो ओवरऑल ये अपना स्कोर जो है ये 4 है, यानी इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में का ये क्वेश्चन है। अपना नेक्स्ट सेक्शन जो है ये एमसीक्यू सेक्शन है, मल्टीपल चॉइस है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, a particle of mass m is moving in a circular orbit under the influence of a central force F equal to minus kr corresponding to the potential energy V equal to kr square by 2, where k is a positive force constant and r is radial distance from the origin. According to the Bohr's quantization rule, the angular momentum of the particle is given by L equal to nh bar or nh cross, where h cross is h upon 2 pi. H is Planck's constant and n is positive integer. If V and E are the speed and total energy of the particle respectively, then which of the following expressions is are correct? तो यहाँ पर सेंट्रल फोर्स जो है वो माइनस के आर गिवन है। हमें पता है सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए दैट इज माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज गिवन बाई माइनस के आर हियर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, हाथों हाथ हम काइनेटिक एनर्जी भी लिख दें, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के आर स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से हम v का एक्सप्रेशन अगर लिखते हैं तो v इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम इंटू आर के बराबर है। अब बोर के पॉस्टुलेट से हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम L जो कि एम वी आर है, दैट इज इक्वल टू एन एच क्रॉस। तो m v की वैल्यू अगर हम पुट कर दें अंडर रूट के बाई एम इंटू आर इज इक्वल टू एन एच क्रॉस, तो यहाँ से अंडर रूट के एम इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच क्रॉस और आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच क्रॉस ओवर अंडर रूट के एम। तो आर स्क्वायर की वैल्यू एन एच क्रॉस ओवर अंडर रूट के एम, अपना पहला ऑप्शन जो है ये सही है। तो यहाँ से अगर हम वी स्क्वायर की वैल्यू अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करते हैं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम इंटू आर स्क्वायर है, तो k बाई एम आर स्क्वायर की वैल्यू है एन एच क्रॉस ओवर रूट एम के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू एन एच क्रॉस अंडर रूट के ओवर एम क्यूब, ये v स्क्वायर की वैल्यू है, तो एन एच क्रॉस अंडर रूट के ओवर एम क्यूब, यानी अपना बी ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट हमें जो देखना है L बाई एम आर स्क्वायर, तो L बाई एम आर स्क्वायर, L की वैल्यू है एन एच क्रॉस बाई एम, आर स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज एन एच क्रॉस ओवर रूट के एम। तो ये एन एच क्रॉस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा तो हम यूँ लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, यानी अपना सी ऑप्शन भी सही है। अब नेक्स्ट हमें जो डी ऑप्शन देखना है वो देख लें। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ के आर स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन है हाफ के आर स्क्वायर, तो यहाँ से टोटल एनर्जी हम लिख सकते हैं पोटेंशियल प्लस काइनेटिक अगर हम ऐड कर दें, सो दिस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, उसे अगर पुट कर दें के इंटू आर स्क्वायर यानी एन एच क्रॉस ओवर रूट के एम, so this is equal to NH cross root K by M है, this is the expression for total energy। तो अपना D ऑप्शन जो है वो गलत है, तो A, B एंड C ये करेक्ट ऑप्शन है। अब इस पेपर के लिए अगर हम देखें क्वेश्चन के लिए
बेस्ड ऑन डायरेक्ट थ्योरी और फार्मूला, डायरेक्ट थ्योरी और फार्मूला पे बेस्ड नहीं है। वैसे भी जेई के आईआईटी जेई के क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्टेड होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड जनरली नहीं होते हैं। मोर देन वन चैप्टर के कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स में हर जगह ही है। यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, फोर्स का कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा ही लगना है, लेकिन ये प्योरली मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। जो बोर मॉडल में जो हम करते हैं वही सारी चीज़ें हैं, तो मोर देन वन चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम इसे नहीं कहेंगे। मिसलीडिंग ऑप्शन ऐसे नहीं है, ऑप्शंस बहुत डायरेक्ट हैं, तो मिसलीडिंग ये नहीं है। लॉन्ग स्टेटमेंट, ऑब्वियसली थोड़ा स्टेटमेंट लॉन्ग है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ा है और रिलेट करना पड़ रहा है, तो लॉन्ग स्टेटमेंट है। मोर देन वन करेक्ट टाइप ऑफ ऑप्शन, ऑब्वियसली एमसीक्यू है, मोर देन वन करेक्ट टाइप ऑफ है। और वेरी ट्रिकी और वेरी कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है, सिंपल उस फॉर्म में है, तो ट्रिकी या कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ओवरऑल इसका स्कोर जो है ये 6 है, तो ये मॉडरेट की कैटेगरी में है, तो क्वेश्चन का लेवल ये मॉडरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू एंड 4 म्यू एंड लेंथ्स L and 2L respectively are joined at point O। तो दो स्ट्रिंग है, L 2L लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ म्यू 4 म्यू है और O पे जॉइंड है, and tied at two fixed ends P and Q as shown in the figure। The strings are under a uniform tension T if we define frequency nu naught to be 1/2L under root T by mu, which of the following statements is are correct। तो स्टेटमेंट पहले पढ़ लें कि क्या स्टेटमेंट है और उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। With a node at O, the minimum frequency of vibration of the composite string is nu naught। With an antinode at O, the minimum frequency of vibration of the composite string is 2 nu naught। When the composite string vibrates at minimum frequency with a node at O, it has 6 nodes including the end nodes। And fourth option है, no vibration mode with an antinode at O is possible for the composite string। तो हम पहले स्ट्रिंग को दोबारा ड्रॉ कर लें। म्यू एल एसर का पार्ट है और दूसरी तरफ का पार्ट है 2L 4 म्यू, ये पॉइंट्स P एंड Q है। तो ये दोनों जो पोर्शन है, दो सेगमेंट है, सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, लेकिन चूंकि मटेरियल अलग अलग है, लेंथ में लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग है, तो उनका मोड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होगा। तो मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर डिफरेंट होगा, ओ पॉइंट अगर नोड है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स की तरह ये दोनों वाइब्रेट करेंगे। इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी पर मोड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होगा। तो पहले के लिए हम मान लें N1 मोड में और दूसरा N2 मोड में वाइब्रेट कर रहा है। तो पहले के लिए हम लिखें N1/2L अंडर रूट T बाई म्यू, टेंशन पूरे में सेम ही है। दूसरे के लिए अगर हम लिखें N2/2, लेंथ इसकी 2L है, अंडर रूट टेंशन तो सेम ही है, बाई 4 म्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 2L T म्यू कैंसिल होगा, 2L T म्यू कैंसिल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं N1 इज इक्वल टू N2/4, या यूँ कहें N2 इज इक्वल टू 4N1। जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो 4 टाइम्स होगा दूसरे वाली सिचुएशन में। यानी इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है तो सेकेंड स्ट्रिंग जो है ये फोर्थ हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा होगा। यानी ओवरऑल यहाँ स्ट्रिंग में 6 लूप्स बन रहे होंगे। अब N1 की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं फर्स्ट वाली सिचुएशन में, मिनिमम सिचुएशन में N1 की वैल्यू 1 है तो N2 की वैल्यू 4 होगी। तो फर्स्ट वन इज इन फंडामेंटल टोन और फर्स्ट ओवरटोन, और सेकंड वन जो है वो थर्ड ओवरटोन या फोर्थ हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर हम क्वेश्चन को देखें,
with a node at O, the minimum frequency of vibration, यहाँ पर न्यू नॉट जो गिवन है दैट इज 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, और उसको अगर हम इस क्वेश्चन में देखें कि n1 की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो दिस इज 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू है, ये न्यू ज़ीरो के बराबर है, यानी अपना पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन ये सही है। और बी ऑप्शन क्या कह रहा है, विद एन एंटी नोड एट ओ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग। अब एंटी नोड की सिचुएशन में क्या है वो भी हमें देखना है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी में ओ में अगर नोड है तो 6 नोड्स बन रहे हैं, ये है या नहीं इसे चेक कर लें। तो यहाँ पर देखें ये एक्सट्रीम एंड्स पर नोड है ही, मिड पॉइंट पे एक नोड है और यहाँ पर 3 नोड और देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 नोड्स बन रहे हैं जब ओ पर एंटी नोड है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अपना सी ऑप्शन जो है वह सही है। अब हमें एंटी नोड वाली सिचुएशन देखनी है। अगर हमें ओ पॉइंट पर एंटी नोड चाहिए तो एंटी नोड वाले सिचुएशन में इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर एंटी नोड हो रहा है तो वन एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री स्ट्रिंग की तरह ये वाइब्रेट करेगा। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम लिखें 2n1 डैश प्लस 1/4L अंडर रूट टी बाई म्यू इज इक्वल टू 2n2 डैश प्लस 1/4 इंटू 2L अंडर रूट टी बाई 4 म्यू। तो जो कॉमन क्वांटिटीज़ हैं उन्हें कैंसिल आउट कर दें, 4L टी म्यू ये कैंसिल आउट होगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2n2 डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2n1 डैश प्लस 1। अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करें कि ये 2n1 प्लस 1 ये ऑड इंटेजर हैं और ऑड को इवन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस कैन नेवर गिव ऑड। तो ये क्वांटिटी ये ऑड नंबर होना चाहिए और ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं हो रहा है कि ऑड को अगर इवन से मल्टीप्लाई करें और वो क्वांटिटी ऑड हो, ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। यानी ओ पॉइंट पर एंटी नोड हो और ये वाइब्रेट करे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बी ऑप्शन जो है ये गलत है। नो वाइब्रेशनल मोड विथ एन एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग, यानी डी ऑप्शन अपना सही है। इसका मतलब ए सी और डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पर देखें बेस्ड ऑन डायरेक्ट फार्मूला ये नहीं है, यहाँ पर उन फार्मूले दो अलग अलग फार्मूले को एनालाइज करना है। बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर, ये सिंगल चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर ही है, मोर देन वन चैप्टर नहीं है। हैविंग ऑप्शंस मिसलीडिंग ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन तो बहुत सिंपल और डायरेक्ट है। हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट, ऑब्वियसली स्टेटमेंट लॉन्ग है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो वो वैसे ही डिफ़िकल्ट और लॉन्ग हो जाता है। तो और मोर देन वन करेक्ट चॉइस टाइप सही है, मल्टीपल चॉइस टाइप है। और ट्रिकी उतना भी ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये स्कोर इसका 6 है और ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a glass beaker has a solid plano-convex base of refractive index 1.6 as shown in the figure. The radius of curvature of the convex surface SPU, ये जो convex surface है इसका radius of curvature given है 9 सेंटीमीटर है, while the planar surface STU ये एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ये प्लेन मिरर की तरह है। This beaker is filled with a liquid of refractive index n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड से इसे फिल किया गया है अप टू द लेवल QPR, जस्ट इसको टच करता हुआ ये फिल किया गया है। और इफ द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O एट ए हाइट ऑफ h OT, इस पर्टिकुलर हाइट पर यहाँ पर एक इमेज फॉर्म कर रहा है इटसेल्फ, यानी ऑब्जेक्ट पर ही इमेज फॉर्म कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है
इनटू इटसेल्फ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सिल्वर्ड लेंस जैसा सिचुएशन है जहाँ दो लेंस L1 L2 और एक मिरर का कॉम्बिनेशन है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन रहा है, इसका मतलब इसका ओवरऑल बिहेवियर जो है ये कॉन्केव मिरर की तरह होगा और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यानी जो कंपोजिट सिस्टम बनेगा, h की वैल्यू जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी या कंपोजिट सिस्टम की 2f इक्विवेलेंट के बराबर होगी। तो इस कंपोजिट सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस ट्वाइस ऑफ 1 बाई f1 पहले लेंथ की फोकल लेंथ प्लस 1 बाई f2 के बराबर होगी। अब मिरर तो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, तो मिरर की फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होगी। ये प्लेन मिरर के लिए है। अब इन लेंसेज के हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ले। ये पहली लेंस जो है ये प्लेनो कॉन्केव लेंस है और ये दूसरी जो लेंस है ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। तो उनकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करें पहले। 1 बाई f1 पहले लेंस के लिए n-1 इंटू 1 बाई प्लेन सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, माइनस 1 बाई जो अदर सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 9 सेंटीमीटर है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ n-1 बाई 9 है। और दूसरे जो है लेंस f2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.6, तो 1.6 माइनस 1 इंटू पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 9 है माइनस दूसरे सरफेस का इन्फिनिटी है। सो दिस इज इक्वल टू 0.6 ओवर 9, तो ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन 9, तो 1 अपॉन 15 ये फोकल लेंथ होगा। तो यहाँ से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड आउट करें। f इक्विवेलेंट 1 अपॉन f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई इंफिनिटी माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ n-1 बाई 9 प्लस 1 बाई 15। तो यहाँ से 1 अपॉन f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n-1 बाई 9 माइनस ट्वाइस ऑफ 15 है। तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, ये 45 तो 5 सो 10 इंटू n-1 और यहाँ से 3 इंटू 2 दैट इज -6, या यहाँ से हम लिख सकते हैं 10n और ये -10 -6 दैट इज -16 ओवर 45। तो यहाँ से f इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 45 ओवर 10n माइनस 16 के बराबर है। ये f इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन हो गया। अब डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है ऑप्शन में। यहाँ पर फॉर n इक्वल टू 1.42 h इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ये देखें है या नहीं। n की वैल्यू 1.42 प्लग इन करें तो 45 अपॉन 1.42 है, तो दैट इज 14.2 माइनस 16। लेट मी चेक वंस। 1.42 है, तो यहाँ से 45 अपॉन 1.8 है, सो दिस कम्स आउट टू बी 25 सेंटीमीटर। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लिख सकते हैं h की वैल्यू जो है वो 2f के बराबर है, यानी 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन जो है ये सही है। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन को पुट करें, इनकी वैल्यू 1.35, तो यहाँ से 45 अपॉन
13.5 माइनस 16 तो 45 अपॉन 2.5, तो 45 अपॉन 2.5 ये वैल्यू आ रही है कितनी? दिस कम्स आउट टू बी 18। तो यहाँ से h की वैल्यू हमें मिल जाएगी 36। तो अपना सेकंड ऑप्शन भी सही है। इसी तरह से बाकी दो ऑप्शंस अगर हम पुट करते हैं तो वो इस h को लीड नहीं करते, तो C और D जो है वो गलत हैं। तो A एंड B आर द करेक्ट ऑप्शंस। अब ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जस्ट लेंस मेकर्स जो सिल्वर्ड लेंस का फॉर्मूला है और लेंस मेकर्स फार्मूला, ये दो ही फार्मूले इसमें लगने हैं। तो ये डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला बेस्ड हम इसे मान सकते हैं। और सिंगल चैप्टर का कॉन्सेप्ट है सिर्फ रे ऑप्टिक्स में भी, वो भी एक सिंगल सेगमेंट का ही इसमें यूज़ है, तो सिंगल सेगमेंट बेस्ड है। मिसलीडिंग ऑप्शंस नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन इसमें स्ट्रेट कट है। लॉन्ग स्टेटमेंट ऑब्वियसली लॉन्ग स्टेटमेंट है, कैलकुलेशन लेंथी है, ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पोर्शन है। मोर देन वन करेक्ट टाइप ये है ही, इसी की वजह से क्वेश्चन का लेवल जो है वो हाई हो जाता है। और ट्रिकी नहीं है, सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, अप्लाई करते जाएं आंसर हमें मिल जाएगा। तो ओवरऑल इसका स्कोर 4 है, जिससे कि ये इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आ जाता है। मॉडरेट हम इसे मान सकते हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो वो बहुत इजी तो कभी नहीं होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चंस का है। तब इंटीजर टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कभी भी होते नहीं हैं। ये एक सेगमेंट ऐसा होता है जो जिसमें स्कोर किया जा सकता है, और चूंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ है ये। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज temperature dependent and is given by the formula C equal to KT, where K is a constant of suitable dimension in SI units and T is the absolute temperature. If the heat required to raise the temperature of 1 kg of the substance from minus 73 degree centigrade to 27 degree centigrade is Nk, the value of N. एक बात जैसा कि हम बार बार बोलते हैं, ध्यान रखना कि यहाँ पर जब केटीजे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह हीट वाला चैप्टर हम करेंगे, टेम्परेचर को हम हमेशा एब्सोल्यूट स्केल में ही यूज़ करेंगे। तो ये माइनस 73 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब है 200 केल्विन, और प्लस 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ये है 300 केल्विन। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। C की जो वैल्यू है, C इज़ गिवन टू बी सम कांस्टेंट टाइम T। बाय डेफिनेशन C जो है दैट इज dq ओवर m dt के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू m k t dt। तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी Q या डेल्टा Q कहें, दैट इज इक्वल टू m k इंटीग्रेशन t dt फ्रॉम 200 to 300 Kelvin. So this is equal to mk, और यहाँ से t dt का इंटीग्रेशन हाफ t स्क्वायर फ्रॉम 200 to 300। तो यहाँ से हाफ m की वैल्यू गिवन है 1 kg इंटू k इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 300 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू हाफ। 100 स्क्वायर को हम बाहर कर लें, यानी 10 to the power 4, और यहाँ से 9 minus 4 that is 5, तो 5/2 into 10 to the power 4, या हम लिख सकते हैं ये 2.5, तो 25 into 10 to the power 3 या 25,000, और k ऑलरेडी है साथ में, सो 25,000 k। तो यहाँ से n की जो वैल्यू है, यहाँ पर ये n के कह रहे हैं, n की वैल्यू 25,000 के बराबर होगी। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, मोर देन वन चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंगल चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ऑप्शन मिसलीडिंग
वो भी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट करना है, तो मिसलीडिंग ऑप्शन नहीं है। वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट कैलकुलेशन, ऐसा भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन टाइप, ये भी नहीं है। और वेरी ट्रिकी और वेरी कॉम्प्लेक्स, ट्रिकी या कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ओवरऑल ये इजी की कैटेगरी का क्वेश्चन है, स्कोर सिंपली 2 आ रहा है, तो इजी कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a disk of mass m and radius r is free to rotate about its vertical axis as shown in the figure. A battery operated motor of negligible mass is fixed to this disk at a point on its circumference. Another disk of same mass m and radius r by 2 is fixed to the motor's thin shaft. Initially both the disks are at rest. The motor is switched on so that the smaller disk rotates at a uniform angular speed omega. If the angular speed at which the large disk rotates is omega by n, then the value of n is. तो यहाँ पर एक मोटर है जो दोनों डिस्क को रोटेट करा रही है, यानी जो टॉर्क प्रोवाइड करी है दोनों को इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क प्रोवाइड करी है, तो दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम का चेंज है, रेट ऑफ चेंज है, वो इक्वल होगा। या यूं कहें, स्टार्टिंग में चूंकि दोनों रेस्ट में थे तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, यानी L1 और L2 इक्वल होगा। यानी यूं कहें कि इसका एंगुलर मोमेंटम, अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 कहें, दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 और एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 कहें, तो हम लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब पहला वाला जो है ये ओमेगा के एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ये ओमेगा 1 है, और दूसरा वाला जो है ये ओमेगा बाई एन की एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ये ओमेगा 2 है। हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला डिस्क तो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट इज हाफ mr बाई 2 का स्क्वायर इनटू ओमेगा इज इक्वल टू। अब दूसरा जो है वो इस एक्सिस के अबाउट, ये इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपने टेंजेंट के थ्रू घूम रहा है, तो उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर प्लस m टाइम्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इनटू ओमेगा बाई एन। तो यहाँ से जो क्वांटिटीज कैंसिल होगी उन्हें हटा दें, mr स्क्वायर ओमेगा, mr स्क्वायर ओमेगा कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ क्या बचा, हाफ इंटू 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर है हाफ प्लस 1 इंटू 1/n, तो यहाँ से 1/8 इज इक्वल टू, यहाँ से ये क्वांटिटी हो गई है 3/2 इंटू 1/n, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 3/2 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 12। तो n की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 12। अब ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट हम देख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है, डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड है, तो नाम से ये डरावना क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है इजी, बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर नहीं है, सिंगल चैप्टर का है। हैविंग ऑप्शन मिसलीडिंग, ऐसा भी नहीं है। हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लॉन्ग जरूर है। मोर देन वन करेक्ट टाइप नहीं है। वेरी ट्रिकी, ऑब्वियसली इसे ट्रिकी हम जरूर कह सकते हैं, थोड़ा जो वैसे ही रोटेशन के क्वेश्चन देख के थोड़ा डर लगता है, हम वैसे ही छोड़ देते हैं, और फिगर वगैरह जो थोड़े डरावने दिख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करना है, किसके अबाउट करना है, वो भी है। तो इसके लिए ये स्कोर इसका 2 है, ओवरऑल स्कोर इसका 5 है। ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट सोर्स S emits unpolarized light uniformly in all directions. 2 points A and B, at 2 points A and B, the ratio IA by IB of the intensities of light is 2. If a set of two Polaroids having 45-degree angle between their axes
is placed just before point B, then the new value of R will be. तो यहाँ पर एक point source of light है और दो points हैं A and B, और यह source है जिसका power कुछ P है, और यहाँ से A की distance जो है वो R1 है, B की distance जो है वो R2 है. तो point source of light के लिए हमें intensity का formula पता है, I is equal to P by R square के बराबर है. तो पहले अगर हम इसके इंटेंसिटी का रेशियो देखें, IA by IB is equal to P by R1 square upon P by R2 square. This is equal to R2 square upon R1 square, that is equal to given 2. ये दिया हुआ है. अब क्या किया है कि दो पोलरॉइड रख दिए B के ठीक पहले. B के ठीक पहले अगर पोलरॉइड रख दिए हैं तो अब क्या चेंज होगा? B के पहले एक पोलरॉइड किसी डायरेक्शन में है और दूसरा जो पोलरॉइड है वो पहले वाले के साथ 45 डिग्री एंगल पर है. ये P1 और P2 पोलरॉइड हम बता दें. जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलरॉइड से होकर गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो हाफ हो जाती है, और वो जब दूसरे किसी पोलरॉइड से गुजरती है पोलराइज्ड लाइट, तब मैलेस लॉ के अकॉर्डिंग cos स्क्वायर थीटा फैक्टर से वो चेंज हो जाती है. तो यहाँ पर अब B में जो इंटेंसिटी थी, A में तो कोई चेंज नहीं होगा. यहाँ पर B में इंटेंसिटी जो है वो इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो हो जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल IB बाई 2, और फिर यहाँ से जो निकल के आएगी वो IB बाई 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगी, यानी cos स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगी. ये IB बाई 2 है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर 45 डिग्री यानी वो भी हाफ, यानी IB बाई 4 के बराबर हो जाएगी. यानी नई जो इंटेंसिटी है IB डैश वो IB बाई 4 के बराबर है. A की इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो अब अगर हम लिखते हैं IA बाई IB डैश दैट इज इक्वल टू IA, IB डैश जो है वो IB बाई 4 के बराबर है, IB बाई 4 के बराबर है, दैट इज 4IA अपॉन IB. IA अपॉन IB गिवन है 2, so 4 into 2 this is equal to 8. तो नया रेशियो जो होगा वो 8 के बराबर होगा, तो और आंसर इज 8. अब ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट थ्योरी या फॉर्मूला बेस्ड नहीं है. दो चैप्टर जो है उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहे हैं. इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ डिस्टेंस यानी मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, साथ में पोलराइजेशन ऑफ लाइट का भी कंसेप्ट लग रहा है. तो दो चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर. सही है, ये मोर देन वन चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं. हैविंग ऑप्शन मिसलीडिंग, ऑप्शन की बात है ही नहीं. तो और हैविंग वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है, मॉडरेट टाइप का स्टेटमेंट है, लॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है. मोर देन वन करेक्ट टाइप ये नहीं है, और ट्रिकी भी बहुत ज़्यादा नहीं है. तो ओवरऑल इसका स्कोर जो है ये 5 है आउट ऑफ 10. तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोर्स एस ऑफ साउंड हैज फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज. तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज है. व्हेन द ऑब्जर्वर ओ एट द सोर्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड v with respect to the ground as shown in case 1 in the figure, the observer measures the frequency of sound to be 288 Hz. However, when the observer and the source move away from each other at the same speed v with respect to ground as shown in case 2 in the figure, the observer measures the frequency of sound to be n Hz, the value of n. तो फर्स्ट सिचुएशन जो है केस 1 जो है ये अप्रोचिंग की सिचुएशन है, और केस 2 जो है वो रिसीडिंग की सिचुएशन है. तो अप्रोचिंग वाली सिचुएशन की अगर बात करें, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है वो 288 है. साउंड की स्पीड जो है उसको फिलहाल c मान लेते हैं, c इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, ये मान रहे हैं. रिमेंबर ये लाइट की स्पीड नहीं है, साउंड की स्पीड है.
सोर्स अप्रोच कर रहा है यानी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन होगा, ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन होगा, इनटू 140 हर्ट्ज। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं C प्लस वी अपॉन C माइनस वी इज इक्वल टू 288 ओवर 240। ये अपना पहला एक्सप्रेशन है जो कि गिवन है। सेकेंड सिचुएशन में सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इज इक्वल टू, सोर्स दूर जा रहा है तो डिनोमिनेटर में प्लस, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो न्यूमरेटर में माइनस, इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से C माइनस वी अपॉन C प्लस वी यानी इसका इन्वर्स 240 अपॉन 288 इनटू फ्रीक्वेंसी सोर्स की गिवन है 240। तो यहाँ पर हम इसे 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 74 और ये होगा 60, नॉट 74, 72 होगा। 6 से डिवाइड करें तो 12, ये 10 और ये 12 240 डिवाइड करें तो 20, तो 20 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 200 हर्ट्ज। यानी ये जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट इज इक्वल टू 200 हर्ट्ज। तो 200 इज द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर नहीं है, सिंगल चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। इसमें मिसलीडिंग ऑप्शन नहीं है। लॉन्ग स्टेटमेंट, थोड़ा लॉन्ग स्टेटमेंट है, पूरे स्टेप पोर्शन को हर एक को प्रॉपरली पढ़ना है, एक से इक्वेशन बनाना है, दूसरे में अप्लाई करना है। मोर देन वन करेक्ट टाइप नहीं है और ट्रिकी भी ये नहीं है। ओवरऑल स्कोर ये इसका 3 है, ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 large identical water tanks 1 and 2 kept on top of a building of height h are filled with water up to a height small h in each tank. Both the tanks contain an identical hole of small radius on their sides close to the bottom. A pipe of same internal radius as that of the hole is connected to the tank 2 and the pipe ends at the ground level. When the water flows from the tank 1 and 2 through the holes, the times taken to empty the tanks are T1 and T2 respectively. If H is 16 by 9H, then the ratio T1 by T2 is. तो दो टैंक है, लार्ज टैंक है और जिनमें होल है, सेम हाइट पे है, दोनों का एरिया हम मान लें कैपिटल ए है और ये जो होल है इनका एरिया स्मॉल ए है। दोनों ही ग्राउंड से कुछ कैपिटल एच हाइट के डिस्टेंस पर है और दोनों स्मॉल एच हाइट तक फील्ड है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, दूसरे वाले में एक ट्यूब कनेक्टेड है जो नीचे तक आ रहा है। तो अब यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो ये समझ लें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले में यहीं से पानी बाहर आ रहा है, दूसरे में ये इसके थ्रू होके यहाँ ग्राउंड में बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी भी है वो भी यहाँ पर है, यानी ओवरऑल जो वाटर का प्रेशर जो है ये हाइट ऑफ टावर और हाइट ऑफ टैंक दोनों मिलाकर है। मान ले किसी इंस्टेंट में यहाँ पर लिक्विड की हाइट जो है वो y है, तो यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी जो है दैट इज √2gy है। यहाँ पर भी अगर दूसरे सिचुएशन में देखें, यहाँ पर लिक्विड की हाइट अगर किसी एक इंस्टेंट में y है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v डैश जो है दैट इज √2g
y प्लस एच के बराबर है टॉरिसेलिस के थ्योरम के अकॉर्डिंग प्लस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यानी इसमें सिर्फ टॉरिसेली थ्योरम लग रहा है और इसमें टॉरिसेली प्लस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये दो चीज़ें लगकर वेलोसिटी मिल रही हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो की अगर हम बात करें, डी वी बाई डी टी वन इज इक्वल टू इसका एरिया ए और वेलोसिटी √2 है। और दूसरी सिचुएशन में अगर हम बात करें डी वी बाई डी टी टू दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू 2GY प्लस एच के बराबर है। अब यहाँ पर जो अगर हम वैल्यू की बात करें डी वी को, इसे हम लिख सकते हैं ए डी वाई बाई डी टी वन, और इस सिचुएशन में दूसरी वाली सिचुएशन में हम लिखें ए डी वाई बाई डी टी टू। तो पहली वाली सिचुएशन में अगर हम टाइम लिखें डी टी वन, दिस इज इक्वल टू ए डी वाई बाई a√2GY, और इस सिचुएशन में डी टी टू अगर हम लिखें, सो दिस इज इक्वल टू ए डी वाई अपॉन a√2GY प्लस एच। तो अगर अब हम इसके टाइम का रेशियो फाइंड आउट करें, T1 बाई T2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt1 बाई dt2। अब ध्यान दो, जो चीज़ें कॉमन इन दोनों में जा रही है, चूँकि हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें कॉमन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनको हम कैंसिल आउट करेंगे। तो जो बचेगा यहाँ पर दैट इज़ इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई। ये y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये h से 0 तक, और दूसरी सिचुएशन में h से 0 तक यहाँ पर डी वाई बाई रूट वाई प्लस एच के बराबर है। तो यहाँ से हम लिखें, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं डी वाई बाई वाई का इंटीग्रेशन दैट इज 2√y है, तो 2√y के बराबर होगा। हम 2 को दोनों जगह से एलिमिनेट करें तो इसे हम लिखेंगे √y बाई √y प्लस एच, ये 0 से h, ये भी 0 से h। तो यहाँ पर ये रेशियो जो हो जाएगा और √h बाई √h प्लस h माइनस √h। अब वैल्यू पुट कर दें, h की वैल्यू गिवन है 19/6h, तो यहाँ पर √h बाई √h प्लस 16/9h माइनस √16/9h। तो √h तो कॉमन है, इसको एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास जो बचेगा 1 बाई, इसे अगर 9 प्लस 16 25 रूट के बाहर लाएं 5/3 और ये 4/3, सो ये 1/1/3 यानी 3। तो टाइम का जो रेशियो होगा T1 बाई T2 वो 3 के बराबर होगा, यानी आंसर इज 3। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ रहा है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ये नहीं है। 2 स्कोर है इसका, बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर का नहीं है, एक ही चैप्टर का यानी फ्लूइड डायनामिक्स का ही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। हैविंग ऑप्शंस मिसलीडिंग, ऑप्शन की बात ही नहीं है इसमें, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट, थोड़ा स्टेटमेंट लॉन्ग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको समझना ज़रूरी है। मोर देन वन करेक्ट टाइप नहीं है और बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी ये नहीं है। तो इसका जो ओवरऑल स्कोर है ये 5 है और ये मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin uniform rod of length L and certain mass is kept on a frictionless horizontal table with a massless string of length L fixed at one end. A top view is shown in the figure. The other end of the string is pivoted to point O. If the horizontal impulse P is imparted on the rod at a distance x equal to L by N from
फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, ये रॉड का मिड पॉइंट है, इसको सी कह दें, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, then the rod and the string revolve together around the point O with the rod remaining aligned with the string. In such a case the value of n is. तो ये पूरा सिस्टम, यानी ये पूरा जो है ये एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है और O पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जो ये इम्पल्स दिया गया है, यानी ये इम्पल्स अगर सेंटर ऑफ मास पे किसी पार्टिकल पे, पॉइंट पार्टिकल पे दिया जाता तो वो भी इसी तरह से रिवॉल्व करता। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इम्पल्स दिया गया है उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा दैट इज इक्वल टू एम वी सी एम इनटू द डिस्टेंस। वो कितना है जहाँ पर इम्पल्स दिया गया है, दैट इज एल प्लस एल बाई टू प्लस एक्स। दिस हैज टू बी इक्वल टू आई ओमेगा। ओमेगा मान ले ये जो घूम रहा है ये ओमेगा की एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास मालूम है और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर। तो एम इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है एल प्लस एल बाई टू इसका स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो अब यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस एल प्लस एल बाई टू है यानी 3l बाई टू है और ओमेगा एंगुलर स्पीड है। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू 3l बाई टू। इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं 3l बाई टू प्लस एक्स। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर से एम एल स्क्वायर कॉमन ले लें, 1/12, ये 3/2 है, इसका स्क्वायर जो है दैट इज 9/4 इंटू ओमेगा। जो क्वांटिटी कॉमन है उन्हें एलिमिनेट कर दें, एम ओमेगा एल, एम एल ओमेगा ये कैंसिल आउट करें। तो यहाँ जो बचा है उसे लिखें 3l बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसे हम राइट साइड में ले जाएं 2/3 इंटू ये जो क्वांटिटी है इसका एलसीएम ले दैट इज 12। तो ये 3 इंटू 9 27 प्लस 1 28 एल, ये वैल्यू इसकी हो गई। तो यहाँ से हम इसे 2 ये 6 14 ये 3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया 14/9l माइनस 3/2l। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 18 28 माइनस 27 इंटू l दैट इज इक्वल टू l बाई 18। यानी यहाँ पर जो n की वैल्यू है, x की वैल्यू l बाई n का ही है, तो n की जो वैल्यू है वो 18 के बराबर है। तो आंसर जो है दैट इज 18। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है वो थ्योरी बेस्ड, ये थ्योरी फार्मूला बेस्ड डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरा लग रहा है बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर। मोर देन वन चैप्टर का नहीं है, सिंगल चैप्टर का ही इसमें यूज़ है। मिसलीडिंग कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। लॉन्ग स्टेटमेंट ज़रूर है इसमें, मोर देन वन करेक्ट टाइप ये नहीं है, वेरी ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स ऐसा भी नहीं है। तो ओवरऑल स्कोर जो है ये इसका 5 है। तो ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole of a monoatomic ideal gas undergoes the cyclic process JK-LMJ as shown in the PT diagram. Match the quantities mentioned in list 1 with their values in list 2 and choose the correct option. R is the gas constant. तो अब अलग अलग ऑप्शन देखने हैं। अब यहाँ पर देखिए JK-LMJ प्रोसेस में J से K में प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये आइसोबारिक है। K से L में टेम्परेचर कांस्टेंट है 3T0, ये आइसोथर्मल है। L से M में अगेन आइसोबारिक है और M से J में ये आइसोथर्मल है।
तो ये तो डिफरेंट प्रोसेस जो साइक्लिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है। अब हम J पर वॉल्यूम जो है उसको V0 मान लें, तो K में जाकर जो सिचुएशन क्रिएट होगी, आइसोबारिक प्रोसेस में टेम्परेचर ट्रिपल हो रहा है तो वॉल्यूम भी ट्रिपल हो जाएगा, 3V0 हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है। K से L में प्रेशर डबल हो रहा है, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, दैट इज 3/2V0 हो जाएगा। L से M में आइसोबारिक प्रोसेस है, टेम्परेचर 1/3 हो रहा है तो वॉल्यूम भी 1/3 हो जाएगा, यानी V0/2 हो जाएगा। तो ये JKLM इन जगह पर इनका वॉल्यूम है। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करें, जैसा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमने ये कहा कि कॉलम मैचिंग में कि सारे को वैल्यूज़ को मैच करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक मैच करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखें, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है वो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। तो हीट गिवन इन द प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस MJ वाला प्रोसेस जो है उसमें हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द MJ प्रोसेस। अब MJ प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो स्टेट फंक्शन है, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों में टेम्परेचर T0 है, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी F/2 nR डेल्टा T होता है, तो डेल्टा T 0 है, तो ये MJ भी 0 होगा, यानी S के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी MJ में ये 2 के बराबर होगी, यानी S लीड्स टू 2। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शंस देख लें, पहले आगे कैलकुलेट करने से पहले S की वैल्यू 2, S 2 से मैच करा इन दो ऑप्शन में, इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन ये वैसे एलिमिनेट हो गए, इनको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी हम देख लें कि यहाँ चेंज क्या क्या है। P के लिए 4 इन दोनों में है, तो इसे हमें और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें देखना है Q और R में, Q और R में कोई भी सा भी एक हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तब Q और R में अगर हम देखें, Q में क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस JK में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है, तो डेल्टा U JK हमें फाइंड आउट करना है, तो दैट इज F/2 nR डेल्टा T। मोनो एटॉमिक गैस है, उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 3/2 1 मोल गैस है, यानी N की वैल्यू 1 है, R इंटू डेल्टा T। इस प्रोसेस में टेम्परेचर T0 से 3T0 हुआ है, तो चेंज कितना हुआ है? 2T0 के बराबर हुआ है, तो ये 2 एलिमिनेट होगा, दिस इज इक्वल टू 3RT0। 3RT0 यानी यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना था? JK में Q के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो 3 है, यानी Q के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, तो ऑप्शन अगर हम देखें कि Q के कॉरस्पॉन्डिंग 3 ये यहाँ पर है और यहाँ Q के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड नहीं है, यहाँ पर एनालिसिस करनी पड़ी है, PT डायग्राम में सारे प्रोसेस कंसीडर करके फिर चेंजेस देखने पड़ रहे हैं, तो ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड नहीं है। बेस्ड ऑन 1 चैप्टर और मोर, सिर्फ 1 चैप्टर से ही है, मोर देन 1 चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है। मिसलीडिंग ऑप्शंस उस तरह से मिसलीडिंग नहीं है, क्योंकि हमने जिस मेथड से सॉल्व किया है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, उसमें कुछ मिसलीडिंग इसमें नहीं है। और वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट, ऑब्वियस ही बात है, अगर कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चन है स्टेटमेंट इसमें लॉन्ग होंगे, तो ये शॉर्ट स्टेटमेंट वाले होंगे नहीं। मोर देन 1 करेक्ट टाइप क्वेश्चन ये नहीं है, सिंगल ऑप्शन टाइप है, और बहुत ज़्यादा ट्रिकी कह सकते हैं, ट्रिकी पर इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, तो ओवरऑल हम इसको ट्रिकी कंसिडर नहीं करेंगे, तो ओवरऑल स्कोर इसका 5 है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आइडेंटिकल 3 स्क्वायर मेटल शीट S1, S2, S3 and S4, each of side A are kept parallel to each other with equal distance D, which is much smaller than A,
between them as shown in the figure, let C is equal to epsilon naught A square by D, where epsilon naught is the permittivity of free space. Match the quantities mentioned in list 1 with their values in list 2 and choose the correct option. तो 4 प्लेट हैं, इनके बीच में सेपरेशन सेम है और इनका जो साइड्स है या एरिया है वो भी सेम है. तो इन 4 प्लेट्स को हम कुछ अलग तरीके से ड्रॉ करें, डायग्राम को थोड़ा सिंपल बनाएं. तो अपने 4 प्लेट्स कुछ इस तरह से हैं. इनकी नंबरिंग कर दें. S1, S2, S3, S4 की जगह 1, 2, 3 एंड 4 इनकी नंबरिंग कर लें. यानी इसका मतलब यहाँ पर 3 कैपेसिटर बन गए 4 प्लेट के साथ. तो 4 प्लेट से जो कैपेसिटर बने हैं वो 3 कैपेसिटर बने हैं. अब ये कनेक्टेड किस तरह से हैं वो देखें. द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड. तो S2 S3 को नहीं जोड़ा, यानी ये चारों प्लेट ऐसे ही हैं और हमें S1 और S4 के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है. तो 1 और 4 के बीच में फाइंड आउट करना है. इसका मतलब ये कैपेसिटर कुछ इस तरह से हो गए. ये 3 कैपेसिटर कुछ इस तरह से हो गए. हर एक का कैपेसिटेंस जो है जैसा कि एक्सप्रेशन में दिया हुआ है ये C0 के बराबर है. तो 3 कैपेसिटर सीरीज में है तो इसकी कैपेसिटेंस जो हो जाएगी C के फर्स्ट केस में अगर हम लेखें तो दिस इज इक्वल टू C0 बाई 3 के बराबर हो जाएगी. C0 बाई 3 के बराबर होने का मतलब है कि 1P के कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर है वो 3 है. तो P के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो 3 है. तो हम अगर ऑप्शन को देखें P के कॉरस्पॉन्डिंग 3 A में है, B C में है, D में है, B में नहीं है तो B एलिमिनेट हो गया. तो P की सिचुएशन आ गई. अब हम Q वाली सिचुएशन देखें. अब क्या कहा है, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 शॉर्टेड टू S3. S2 और S3 को शॉर्ट कर दिया है, यानी S2 S3 को कनेक्ट कर दिया है. तो अब की सिचुएशन क्या बन रही है, तीन कैपेसिटर हैं, इसमें 2 और 3 को हमने शॉर्ट कर दिया है. तो 2, 3 जो है वो सिंगल पॉइंट बन गया है. ये कैपेसिटर एलिमिनेट ही हो गया है, इसके प्लेट्स को हमने शॉर्ट कर दिया है. तो C0 और C0 दो कैपेसिटर जो हैं ये सीरीज में हो गए हैं. तो इस सिचुएशन में कैपेसिटेंस C2 जो है वो C0 बाई 2 हो गया है. तो C0 बाई 2 ये ऑप्शन कौन सा है देखें. Q के कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर है वो है 2. तो Q के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ये ऑप्शन देखें. Q के कॉरस्पॉन्डिंग 2 D में है, A में है, C में है. तो हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला. Q का ऑप्शन 2 तीनों में ही है, यानी इससे हमें कोई अलग एडवांटेज नहीं मिल रहा है. अब R ऑप्शन देखें. द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3 विथ S2 शॉर्टेड टू S4. 2 और 4 को शॉर्ट कर रहे हैं और 1 और 3 के बिटवीन हमें फाइंड आउट करना है. तो ड्रॉ करें फिर से. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने शॉर्ट किसको किया है, S1 और S3 में हमें फाइंड आउट करना. 2 और 4 को शॉर्ट किया है, 2 और 4 को शॉर्ट किया है. हमें 1 और 3 के बिटवीन फाइंड आउट करना है. 2 और 4 को शॉर्ट किया है मतलब 2 और 4 एक सिंगल प्लेट की तरह बिहेव करेगा. हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर दें 1, 2, 4 और 3. अब देखिए 1, 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, कनेक्ट कर दें. 2, 3 के बीच में दूसरा कैपेसिटर है, उसे भी कनेक्ट करें. 3, 4 के बीच में तीसरा कैपेसिटर है, इसे कनेक्ट करें. तो अब देख सकते हैं कि ये दो कैपेसिटर जो हैं ये पैरेलल में हैं. तो ये हो गया 2C0 और उसके साथ ये सीरीज़ में है C0. तो 2C0 और C0 अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो 1/C3 इज इक्वल टू 1/C0 प्लस 1/2C0 दैट इज इक्वल टू 3/2C0 और C3 इज इक्वल टू
2c0/3, यानी थर्ड जो सिचुएशन है उसमें C3 की वैल्यू 2c0/3 है। तो अब ये ऑप्शन देखें, R के लिए 2c0/3, यानी R के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ये 4 है। तो R के कॉरेस्पॉन्डिंग 4, R के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 ये A और C में है, ये D में नहीं है, यानी D एलिमिनेट हो गया। तो P3, Q2 और R4 हमें दो ऑप्शन में मिल रहे हैं, यानी पूरा क्वेश्चन ही हमें इस सिचुएशन में सॉल्व करना पड़ रहा है। वी कैन नॉट एस्केप। अब नेक्स्ट, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 विथ S3 शॉर्टेड टू S1 एंड S2 शॉर्टेड टू S4, यानी 1 3 और 2 4 को शॉर्ट कर रहे हैं। तो अब की सिचुएशन क्या है? 1 और 3 को शॉर्ट कर रहे हैं, 2 और 4 को शॉर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर 1 और 3 एक साथ हैं, 2 और 4 एक साथ हैं। अब देखें, 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच में दूसरा कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच में तीसरा कैपेसिटर। तो 3 कैपेसिटर पैरेलल में हैं, तो यहाँ पर C4 ये 3C0 के बराबर है। तो C4 जो है वो 3C0 के बराबर है। इसका मतलब है कि S के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो 1 है। S के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन जो है वो 1 है। तो यहाँ देखें, S के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन जो है वो 1 है, यानी ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन अपना C है। सो C इज द करेक्ट आंसर। अब देखें, बेस्ड ऑन डायरेक्ट थ्योरी और फॉर्मूला नहीं है, पूरा ही एनालिसिस करके हमें समझना पड़ रहा है। बेस्ड ऑन मोर देन 1 चैप्टर नहीं, सिंगल चैप्टर का क्वेश्चन है ये। हैविंग ऑप्शन मिसलीडिंग और रॉन्ग आंसर ऐसा नहीं है। वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट ये जरूर है, लॉन्ग स्टेटमेंट वाला। मोर देन 1 करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये नहीं है, और ट्रिकी या कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। तो ओवरऑल स्कोर जो है इसका 5 है, और ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n at an angle of incidence theta naught. The ray is partially refracted into the sphere with an angle of refraction phi naught, and then partially reflects from the back surface. The reflected ray then emerges out of the sphere after a partial refraction. The total angle of deviation of the emergent ray with respect to the incident ray is alpha. Match the quantities mentioned in the list 1 with their values in list 2 and choose the correct option. तो पहले तो ये फिगर बनाएं। इसका एक स्फीयर है जिस पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और किसी थीटा नॉट एंगल से ये इंसिडेंट हो रही है, और रिफ्रैक्ट जो हो रही है, पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रही है, वो फाई नॉट एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही है। ये फाई नॉट एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही है। फिर अदर सरफेस से पार्शियली जो है ये रिफ्लेक्ट हो रही है, और फिर ये रिफ्रैक्ट हो रही है। ये फाई नॉट है, तो इंटरनल एंगल के अकॉर्डिंग ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये फाई नॉट, तो ये फाई नॉट होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता तो ये भी फाई नॉट होगा, यहाँ पर ये भी फाई नॉट होगा, और रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ये थीटा नॉट होगा। तो यहाँ पर लाइट जो है ये अपने पाथ से 3 बार डिविएट हो रही है, 2 बार रिफ्रैक्शन की वजह से और 1 बार रिफ्लेक्शन की वजह से। अब यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन में ये कुछ डेल्टा 1,
सेकेंड सिचुएशन में ये डेल्टा 2 और थर्ड सिचुएशन में ये डेल्टा 3 डेविएट हो रही है, तो टोटल डेविएशन जो है दैट इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 सेम सेंस में है। डेल्टा 1 डेल्टा 3 की वैल्यू बराबर है और डेल्टा 2 की वैल्यू रिफ्लेक्शन वाले कॉन्सेप्ट लगेगा। तो डेल्टा 1 डेल्टा 3 इन दोनों के लिए हम लिख दें ट्वाइस ऑफ थीटा नॉट माइनस फाई नॉट प्लस रिफ्लेक्शन में जो डेविएशन होता है वो पाई माइनस 2i के बराबर होता है, तो ये जो है पाई माइनस 2 फाई नॉट के बराबर है। तो यहाँ पर ये डेल्टा को अल्फ़ा कहा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट के बराबर है। ये डेविएशन का फॉर्मूला है अपना, टोटल डेविएशन का। अब हमें क्या दिया हुआ है देखें, if n is equal to 2 and alpha is equal to 180 degree, then all the possible values of theta naught will be, अब थीटा नॉट की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी ये हमें पता करना है। तो इसके लिए रिफ्रैक्शन में हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें। यहाँ पर स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो 1 साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n साइन फाई नॉट के बराबर है, यानी साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n साइन फाई नॉट। ये अपना दूसरा रिलेशन है। अब इन दोनों रिलेशंस को हमें क्वेश्चन में यूज करना है। तो पहला क्या कहा है, n की वैल्यू 2 और अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री, तो थीटा नॉट की क्या वैल्यू होगी। अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री यानी पाई के बराबर हो, तो हम फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू 4 फाई नॉट हो जाएगा, यानी थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 फाई नॉट हो जाएगा। यानी इसमें अगर हम पुट करें थीटा नॉट इक्वल टू 2 फाई नॉट, तो देखें ये पॉसिबल होगा क्या, n की वैल्यू 2 दी हुई है, तो साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 साइन फाई नॉट। ये सिर्फ तभी ये दोनों इक्वल होंगे जब थीटा नॉट और फाई नॉट बहुत स्मॉल हो, अदरवाइज ये नहीं होंगे। ये सिर्फ इसी सिचुएशन में वैलिड हो सकते हैं अगर थीटा नॉट की वैल्यू 0 हो और वो फाई नॉट के बराबर होगी। तो थीटा नॉट और फाई नॉट दोनों की वैल्यू 0 के बराबर हो, इसका मतलब ये है कि P के कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन जो होगा n इक्वल टू 2, P के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर जो है वो 5 है। P के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर 5 है। देखिए अब हमारे लिए जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, P के कॉरस्पॉन्डिंग 5 A और B ऑप्शन में है, यानी C और D एलिमिनेट हो गए। अब Q के कॉरस्पॉन्डिंग देखें 2 और 1 है, Q का एक्सप्रेशन क्या है इसको फाइंड आउट करें। If n is equal to root 3 and alpha is equal to 180 degree, then all possible values of theta naught will be, अब n की वैल्यू रूट 3 है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा ये हम देखें। n की वैल्यू रूट 3 अगर हम पुट करते हैं सेकेंड सिचुएशन में, तो साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू रूट 3 साइन फाई नॉट। यहाँ से हम देख सकते हैं कि थीटा नॉट की वैल्यू अगर 60 डिग्री हो और फाई नॉट की वैल्यू अगर 30 डिग्री हो, तो वो 180 डिग्री के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी थीटा नॉट की वैल्यू 60 डिग्री हुई तो ये सेटिस्फाई करेगा, फाई की वैल्यू उस समय 30 डिग्री होगी और 0 पे तो ये सेटिस्फाई करेगा ही, यानी 0 और 60 डिग्री को ये सेटिस्फाई करेगा। तो Q के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो 0 एंड 60 डिग्री है, यानी Q के कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन जो है वो 2 है। Q के कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन 2 है। तो यहाँ पर हम देखें Q के कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन 2 ये फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, तो B गलत है। हमारा करेक्ट आंसर जो है वो A है।
डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, तो हमें उसमें सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करनी पड़ रही है। बेस्ड ऑन मोर देन वन चैप्टर नहीं, सिंगल चैप्टर का क्वेश्चन यही है। हैविंग मिसलीडिंग और रॉन्ग आंसर ऐसा नहीं है। वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट जरूर है, ये लॉन्ग स्टेटमेंट टाइप है। मोर देन का वन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। वेरी ट्रिकी या कॉम्प्लेक्स ऐसा भी नहीं है। ओवरऑल स्कोर इसका 5 है और ये क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स एन इंडक्टर L, a capacitor C0, a resistor R0 and an ideal battery. The circuit also contains two keys K1 and K2. Initially both the keys are open and there is no charge on the capacitor. At an instant key K1 is closed and immediately after this the current in R0 is found to be I1. After a long time the current attains a steady state value of I2. Thereafter K2 is closed and simultaneously K1 is opened and the voltage across C0 oscillates with amplitude V0 and angular frequency omega naught. Match the quantities mentioned in list 1 and list 2 with their values. अब हमें ये पता है कि जब डीसी सर्किट में इंडक्टर लगाते हैं इनिशियली इट बिहेव्स एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टर, ये करंट के चेंज को होने नहीं देगा, यानी यहाँ से सर्किट से कोई करंट पास नहीं करेगी। कोई करंट पास नहीं करेगी तो I1 की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी, तो वैल्यू ऑफ I1 इज ज़ीरो, यानी P के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर जो है वो होगा 1। कितने ऑप्शन में देख लें, P के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर 1, P के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर 1, A B C 3 में है, D में नहीं है, तो इसे एलिमिनेट करें। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ I2 इन एम्पियर। लॉन्ग टाइम तक अगर इस स्विच को प्रेस करके रखें, जब और करंट का चेंज नहीं हो रहा है, तब इंडक्टर बिहेव्स एज ए कंडक्टिंग वायर अलाउइंग एंटायर करंट टू फ्लो, यानी ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो सर्किट में अब करंट कितनी होगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, I2 की वैल्यू जो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है और रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है, यानी करंट जो होगी वो 4 एम्पियर होगी, तो I2 की वैल्यू 4 एम्पियर, यानी Q के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर जो है वो 3 है। Q के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर 3, ये कितने ऑप्शंस में है, Q के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर 3 A और C में है, B में नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। दोनों में ही R जो है वो 2 है, हम उसे सॉल्व करें कोई फ़ायदा नहीं है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा हम सॉल्व करेंगे। हम फोर्थ वाला ऑप्शन S देख लें वो क्या कह रहा है, तो S ऑप्शन में द वैल्यू ऑफ V0 इन वोल्ट्स, तो V0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कब, जब K1 को ओपन किया है और K2 को क्लोज किया है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ सर्किट में जो करंट थी वो 4 एम्पियर थी, ये इसकी एनर्जी ही इस कैपेसिटर में जाएगी, कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हाफ L I2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ C V0 स्क्वायर, तो यहाँ से V0 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू I2 अंडर रूट L बाई C। अब I2 की वैल्यू कितनी आई है 4 एम्पियर, ये हमने कैलकुलेट किया है, L और C की वैल्यू गिवन है, देखिए क्वेश्चन में L की वैल्यू 25 मिली हेनरी और C की वैल्यू 10 माइक्रोफेराड है, तो 25 मिली हेनरी और 10 माइक्रोफेराड पुट करें, 25 मिली हेनरी यानी 10 टू द पावर माइनस 3 और 10 माइक्रोफेराड यानी 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो यहाँ से 25 का रूट जो है वो 5 है, यहाँ 10 टू द पावर माइनस 5 और यहाँ 10 टू द पावर माइनस 3 यानी 10 टू द पावर 2, वो रूट से बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा, तो 20 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो 200 वोल्ट का होगा, यानी वही उसका एम्पलीट्यूड है,
तो वी नॉट की वैल्यू 200 है, यानी एस के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर जो है वो 5 है। तो यहाँ से अगर हम देखें एस के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर 5, ये पहले ऑप्शन में है, यानी ए सही है, सी गलत है। तो और आंसर इज ए। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ये नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, बेस्ड ऑन मोर चैप्टर नहीं, सिंगल चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसमें है। ऑप्शन मिसलीडिंग नहीं है। वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट, ऑब्वियसली लॉन्ग स्टेटमेंट तो है क्योंकि ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। मोर देन वन करेक्ट टाइप ये नहीं है, और वेरी ट्रिकी या कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। ओवरऑल स्कोर 5 है, क्वेश्चन ये मॉडरेट है।